हेलो एवरीवन, कैसे बच्चा लोग आप लोग। मेरा नाम नितिन, स्वागत करता हूं मैं आप सबका आपके अपने एसके ट्यूटोरियल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होगा ग्रेविटेशन, जो कि स्टैंडर्ड 10 से बिलोंग करता है। और हम देखने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ग्रेविटेशन क्या होता है हमें ये पढ़ना है, ग्रेविटेशन डिस्कवर किसने किया वो जानना है, और ग्रेविटेशन का इम्पैक्ट कहाँ होगा। सबसे बड़ी बात वही कि ग्रेविटेशन पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आज हम वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, आपने पेड़ पे फल तो देखे ही होंगे गिरते हुए। ये सारी चीजों को जानने के लिए हमें ग्रेविटेशन को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली चीज ये है बच्चों, ग्रेविटेशन को हिंदी में भी कुछ कहते हैं, और जो हिंदी में कहते हैं उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण जो वर्ड है ना, ये बहुत इजीली वर्ड है। इस वर्ड से हम लोग चीजों को आराम से पकड़ सकते हैं। आकर्षण का मतलब होता है अट्रैक्शन। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि अट्रैक्शन कर रहा है, यानी ग्रेविटेशन में चीजें क्या हो रही हैं, अट्रैक्ट हो रही है। तो ये एक वर्ड है जहां से ग्रेविटेशन का लेसन बिलोंग करेगा। और इसके बारे में हमें जिसने बताया है वो है सर इसैक न्यूटन। सर इसैक न्यूटन, हमें इनको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि इनकी मेहनत की वजह से आज हमें पता चल रहा है कि पेड़ से आम जब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। और 1642 से लेके 1727 तक का सफर रहा है सर का। साइंस में इतना टाइम तक का योगदान रहा है, जिसमें इनका एजुकेशन, इनका बर्थ, सब कुछ है। सो सर इसैक न्यूटन ने हमें बताया है ग्रेविटेशन के बारे में। और हम देखते हैं ग्रेविटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सबसे पहले हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे चलते हैं कि ग्रेविटेशन में अंकल ने बताया कि F जो फोर्स है एक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 है m2 को। अब यहाँ पे m1 m2 क्या होता है ये देखेंगे, और F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r को। अब यहाँ पे m1 दैट इज अ मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, मास ऑफ फर्स्ट body, m2 mass of second body or other body, where r is the distance between these two bodies. अब बच्चों यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, न्यूटन अंकल के पहले भी ग्रेविटी थी, उनके बाद भी है और आगे भी रहेगी। बट अभी तक हमें लगता था कि जो ग्रेविटी है वो सिर्फ हमारे एक प्लैनेट पे ही इफेक्ट है, कि मतलब अर्थ के साथ ही रिलेट करेगी, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पे ही गिर रहा है, ये सारी चीजें इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रेविटी जो है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर ऑब्जेक्ट में है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। पहले हमारा ऐसा मानना था, एक टाइम था शायद हम ऐसा समझते थे कि अर्थ पे सब ऑब्जेक्ट का अट्रैक्शन, इज देयर एनी सपोज दिस इज अ बॉल, कोई बॉल होगा जो अर्थ के साथ अट्रैक्शन बना रहा है इस तरह से। बट एक्चुअल में ऐसा कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट ये है कि एक बॉल दूसरे बॉल के साथ भी अट्रैक्ट करेगा, या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट, वापस से एक बॉल लेते हैं और इस बार हम एक प्लेयर को ले लेते हैं, टीम प्लेयर विराट कोहली सर को ले लेते हैं, क्योंकि वो कैच अच्छा पकड़ता है। तो यहाँ पे इनके और इनके बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है। सर ने बॉल को पकड़ा है तो वो जो ये बॉल रोक रहे हैं, तो ये बॉल और ये बॉडी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। हालांकि वहां पे दूसरा केस आएगा, इनर्शिया का भी कंसेप्ट आएगा, बट अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं इसको इस तरह से। तो सिर्फ अर्थ के साथ ही नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, यानी मैं और मेरा कोई फ्रेंड, मैं उसके साथ भी अट्रैक्ट कर रहा हूँ, इस तरह से अट्रैक्शन है। तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में सबसे पहले हमने देखा कि जो फोर्स है, ग्रेविटेशन का फोर्स तो आपको पता ही होगा। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है। द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, व्हिच मींस किसी भी बॉडी का मास और उसकी बॉडी का एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से आता है। जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो हम लोग एक्सीलरेशन क्रिएट होता है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है एक्चुअल में। तो मास इनटू एक्सीलरेशन से हम फोर्स को निकालते हैं। तो यहाँ पे भी न्यूटन अंकल ने बताया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू बॉडी। यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे प्रोडक्ट है, बीच में प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू बॉडीज, व्हिच मींस अगर दोनों बॉडी के मास का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और अगर प्रोडक्ट कम आया, यानी मास जो है कम आया मल्टीप्लाई करने पे, तो फोर्स भी कम इंपैक्ट करेगा, कम लगेगा। और उसी जगह डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका मतलब ये होता है चलो
कि अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, कंटिन्यूस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, और तो फिर अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर एग्जांपल हम समझते हैं, हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे हैं और हम प्लेन में जा रहे हैं। अब प्लेन धीरे धीरे क्या हो रही है, एक सरफेस हाइट से जाएगी, अर्थ के सरफेस को छोड़ते हुए प्लेन ऐसे धीरे 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 ऊपर ऊपर उड़ेगी, तो प्लेन एक मैक्सिमम हाइट पे रीच करके उड़ती है। तो फिलहाल प्लेन जो है 5000 7000 मीटर्स के ऊपर ही उड़ती है, तो उतने पे हम लोग इफेक्ट नहीं देख पाते, बट और ऊपर लेते हैं हम लोग, और ऊपर जब जाएंगे धीरे धीरे तो डिस्टेंस क्या होगा अर्थ से, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही कम एक्ट करेगा। ये सबसे बड़ी बात है, ये हमेशा याद रखना है। इस डेफिनेशन को लर्न करने के लिए इसके स्टेटमेंट्स को आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से है। आप यहाँ पे देखिए, पूरा आपके सिलेबस से मैच करेगा। द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू बॉडीज, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम और बिटवीन टू बॉडीज। इसको अगर हम स्टेटमेंट में भी लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, द फोर्स is directly proportional किसको, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल the square of distance between them। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट दिखता है ना, बट अगर हम इसको लर्न करें तो हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बस हमें ये इतनी लाइनें पता होनी चाहिए जिसकी वजह से हम इजीली इस बड़े से स्टेटमेंट को शॉर्ट कर सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स और राइट द स्टेटमेंट फॉर द 1 मार्क्स क्वेश्चंस, तो उस टाइम हम घबरा जाते हैं और इतना बड़ा क्वेश्चन देख के हम डर जाते हैं। तो इससे बेटर है कि हम इस फॉर्मूले को समझते हैं। क्या लिखा है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स आया, और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसके बारे में कुछ समझते हैं। अब इन दोनों को एक साथ लिखते हैं हम लोग। सो द फोर्स प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू बॉडीज एंड स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये प्रोपोर्शनल है, इस प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के लिए हमें किसी कांस्टेंट की जरूरत है, तो वो कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, दैट कांस्टेंट वी कॉल्ड एज g, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। व्हाट इज द g बच्चा, तो ये g होता है, इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं g को हम लोग, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, g की वैल्यू की बाय द कैलकुलेशन ऑफ दैट, पहले g का फॉर्मूला बना लेते हैं हम लोग। तो g यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अब आप यहाँ देखिए r डिवीजन में है, तो डिवीजन में है r, तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू रेडियस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस m1 m2, और ये बन गया आपका g का वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ g। अब g की वैल्यू तो फाइंड कर लेंगे हम लोग, तो g का यूनिट भी फाइंड करना पड़ेगा, g का यूनिट फाइंड कर लेंगे हम लोग और वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो हम चेक करते हैं g की यूनिट्स। फोर्स है तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, कितने टाइम से, स्क्वायर में है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। मास ऑफ द बॉडी, ऐसा यूनिट मास की क्या होती है, केजी इनटू केजी। सो द न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ जी, एसआई यूनिट ऑफ जी। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक बेसिक मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन या एमसीक्यू में पूछ लेता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी और सॉरी एसआई यूनिट ऑफ द जी। अगर एसआई यूनिट ऑफ जी कोई पूछता है हमें, तो हमें घबराना नहीं है, हमें इसे याद नहीं करना है कि हम इसे याद करके जाए, रट के जाए, एकदम बेसिक है। आप जी का फॉर्मूला कन्वर्ट करो, फोर्स की यूनिट आपको पता है, न्यूटन अंकल ने बनाया, इस को नाम न्यूटन दिया गया है। किसी भी चीज का डिस्टेंस जब हम मेजर करते हैं तो हम उसे मीटर में ही कन्वर्ट करते हैं कि मीटर हमारा एसआई यूनिट है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी का हिस्सा है। And m1 and m2 are the kgs, so the kg into kg, kg का square, meter square, newton, तो newton meter square per kg square, and if you write the value of g, that is the 6.67 into 10 raised to minus 11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। नाउ सी दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। अच्छा ये जी की वैल्यू आई कैसे? तो ये जी की वैल्यू एकदम सिंपल है। अभी यहाँ पे हमें इन सब की वैल्यू पुट करनी होगी। ये जी की वैल्यू हम निकालते हैं, एक जो दो बॉडी का मास है इसमें से एक बॉडी के मास को हम लोग हमेशा अर्थ का मास कंसीडर करके चलेंगे। अगर एक बॉडी मास अर्थ का कंसीडर करेंगे तो दूसरी बॉडी का एक ऑब्जेक्ट लेंगे और उसके थ्रू पे हम क्या करेंगे, जी की वैल्यू निकाल पाएंगे। इस तरह से ये है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपको समझ में आया कि क्या होता है। सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया, इसकी एक बहुत अच्छी सी कहानी भी है सर आइजैक न्यूटन की। ऐसा कहा जाता है कि सर आइजैक न्यूटन एक बार घर में बैठे थे और वो फॉरेनर थे, यह तो हमें पता ही है, बट अब हम ऐसा समझते सर आइजैक न्यूटन इंडिया में आए थे, गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और वो बैठे थे जाके बगीचे में। जब बगीचे में बैठे थे वो, तो वहां पे गिर रहा था आम के पेड़ से आम गिर रहा था। तो सर सोचे कि यार ये आम बार बार नीचे ही क्यों गिर रहा है? तो किसी ने कहा अरे भैया ये पक जाता है इसलिए नीचे गिर जाता है। बोले ऐसा नहीं है। तब तक हवा चली और एक कच्चा आम भी गिर गया। सर ने अपना दिमाग सोचा एंड फिर उन्होंने डिसाइड किया कि भैया अर्थ के पास कुछ तो ऐसा पावर होगा जो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और इसी बेस पे ये फॉर्मूला बनाया गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। और फिर बाद में इसको और ध्यान से ऑब्जर्व किया गया तो हमें पता चला कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे किसी भी ऑब्जेक्ट को आपस में अट्रैक्ट करता है। हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक अट्रैक्शन पावर होती है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जिस बेस पे इसका नाम पड़ा ग्रेविटेशन। और ये रहा ग्रेविटेशन के डिस्कवर पर्सन का नाम जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, सर आइजैक न्यूटन। यहां तक थे एंड फिर उन्होंने फॉर्मूला बताया और इस फॉर्मूले के बेस पे हमने ये सब किया। अब इसके आगे हम देखना चाहते हैं कुछ और मोशंस, क्योंकि अब जाहिर सी बात है फोर्स पढ़ रहे हैं तो फिर रिलेटेड कंसेप्ट्स होंगे, मोशंस होंगे, क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे। मोशंस क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं। आपने जो फोर्स तो ऑब्जर्व किया ही होगा, बहुत सारे अलग अलग टाइप के फोर्सेस होते हैं। अगर बेसिक बात किया जाए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आते हैं। तो कुछ फोर्सेस का नाम मुझे भी पता है तो मैं सोच रहा हूँ मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। जैसे कि एक फोर्स है मस्कुलर फोर्स। ये फोर्स मुझे बहुत पसंद है। मस्कुलर फोर्स एकदम सही है। आप देखिए बहुत सारे मसल्स मैन रहते हैं, बॉडी बिल्डर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, जिम्नास्टिक्स करते हैं एंड जिम में जाने के बाद वो बड़े बड़े वेट्स को उठाते हैं। तो इससे क्या उनके अगर उनके मसल से ताकत नहीं होती, उनके पास मसल्स नहीं होता तो वो उठता नहीं, क्योंकि वहीं अगर एक नया बंदा जिम ज्वाइन करता है तो वो हैवी लोड को नहीं उठा पाता है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है देन। इसलिए मस्कुलर फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मसल्स का फोर्स, यानी आपकी खुद की ताकत, बाहुबली कहते हैं उसे हम लोग में। एक है रैंडम फोर्स भी होता है। रैंडम फोर्स भी होता है। रैंडम फोर्स कैसा फोर्स है, उस फोर्स का कोई ठिकाना नहीं है, कभी राइट से लग रहा है, कभी लेफ्ट से लग रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी भी कहीं से भी लग रहा है। यानी आप गैसेस मॉलिक्यूल्स को देख सकते हो, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल्स अगर बलून के अंदर या किसी कंटेनर के अंदर होंगे तो वो जो फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो उनका कोई फिक्स पोर्शन नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स को एग्जर्ट करे या फोर्स को एक तरफ अप्लाई करे। उनका काम होता है टीम के ऊपर, कभी राइट साइड कभी लेफ्ट साइड, अप एंड डाउन, यहाँ वहां हर जगह जो है वो रैंडम मोशन के साथ रैंडम फोर्स एक्ट करता है। इसलिए ये हो गया रैंडम फोर्स। और एक फोर्स का नाम पता है बच्चों? अब हमने ये रैंडम फोर्स तो देख ही लिया। अब हमारा तीसरा फोर्स जो है वो होगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बच्चों? आपने मैग्नेट देखा है, मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। कभी आपने देखो जो अपोजिट पोल्स रहते हैं वही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी अगर आपने दो मैग्नेट लिया है और अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ एंड अदर मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ ले लो तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अदरवाइज ये रिपेल करते हैं। ऐसे फोर्सेस को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं ये फोर्स मैग्नेट की वजह से आ रहा है। एक और है और ये है इंपॉर्टेंट, ये आपके लेसन से बिलोंग करेगा, इसे कहते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है ये सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसके सेंटर की तरफ से आता है। द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, ऐसा मेंशन किया गया है। इसे फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक बेसिक फॉर्मूला है mv²/r। mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स हम पढ़ते कहां हैं ये इंपॉर्टेंट है, कि मैग्नेटिक फोर्स आप मैग्नेट में पढ़ते हो, मस्कुलर फोर्स के लिए आप फिजिकल पढ़ते हो, एंड रैंडम फोर्स के लिए आपको मैंने गैस का एग्जांपल दिया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए आपको कैसा एग्जांपल रहेगा? तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो प्लैनेटरी मोशन, हमारा प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, गोल 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 घूम रहे हैं, चलो ठीक है। अगर प्लैनेट बहुत बड़ा लग रहा है आपको तो एक घर की छोटी सी चीज लेते हैं, वो हमारे घर में सीलिंग फैन,
हमारे घर में फैन ऐसे गोल गोल घूमता है और फैन के बीच में लगा होता है फोर्स। ये जो फैन है जो हमारा गोल गोल घूमता है, तो ये जो है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स पे ही काम करता है, क्योंकि इस पे जो फोर्स एक्ट होता है टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ से एक्ट होता है, और वो अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल चलता है। या कभी आपने भी शायद किया होगा बचपन में कि किसी भी एक स्ट्रिंग में एक पत्थर को बांध के ऐसे गोल गोल कस के घुमाया होगा, तो जब पत्थर भी गोल गोल घूमता है ऐसे, तो फिर उस पत्थर पे भी जो फोर्स आ रहा है, अब समझ लो यहाँ पे आप अपना पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं, और ये वो स्टोन का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ स्टोन। जब ये घुमा रहे हैं तो इस तरह से ये आ रहा है, तो यहाँ पे पत्थर क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है CP, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r। इसका स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है, द फोर्स एक्टिंग towards the center of circle along the circumference of circle, along the circumference of circle, towards the center यानी सेंटर की तरफ से, and along the circumference of circle यानी सर्कल के साथ। तो इस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स बना, मैग्नेटिक फोर्स, रैंडम फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स बना। सो बच्चा लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, क्योंकि इससे आपको कंटिन्यू हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे, और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, और बहुत सारे टीचर्स हैं आपसे मिलने वाले हैं जल्दी। सो थैंक यू।